केत गुप्ता जी, राजकुमार जी और बार काउंसिल दिल्ली के मेंबर्स कुमार मुकेश, पीयूष गुप्ता जी, आर.एस. गोस्वामी जी, डी.के. सिंह जी, द्वारका से प्रेसिडेंट वाई.पी. सिंह जी, ब्रिजेंद्र जी, डी.डी. शर्मा जी, जयवीर जी, प्रीति सिंह जी, पिंकी जी, उपस्थित मेरे सभी भाई बहन। तो मैं उसी बात को दोहराना चाहूँगी कि वकीलों का मार्गदर्शन एक और वकील तो नहीं करने वाला, लेकिन हाँ मन की बात ज़रूर करने वाली हूँ। और वो मन की बात इसलिए कि जब भारत के संविधान की बात हो तो सीधे तौर पे यहाँ बैठे हुए और कुछ खड़े हुए लोगों की रोटी रोजी से जुड़ा हुआ सवाल है। और जब ये हम सबकी रोटी रोजी से जुड़ा हुआ सवाल है तो हम क्या केवल रोटी रोजी के लिए ही काम करते हैं? तो जवाब है कि रोटी रोजी से ज़्यादा देश की आत्मसम्मान, जनता की सुरक्षा और देश का क्या परिचय हो उसके लिए काम करते हैं। सिर्फ रोटी रोजी से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, और वो भी वकीलों के लिए। वकीलों का अगर हम योगदान देखें तो वकीलों का योगदान देश की आज़ादी में और आज़ादी से पहले के संघर्ष में बेइंतहा संघर्ष रहा, और हर प्रकार के संघर्ष के बीच से जो रास्ता निकला वो भी वकीलों ने ही निकाला। और जब भी लोकतंत्र की बात होगी तो लोकतंत्र में संवैधानिक लोकतंत्र का विषय जरूर आएगा। तो मैं बैठी हुई यही कुछ चीजें सोच रही थी। मैंने कहा आज का एड्रेस लॉयर्स के बीच में, जिसमें मैं आर्टिकल पढ़ाने का काम तो नहीं ही कर सकती क्योंकि ये आम लोग नहीं हैं, लेकिन ऐसे विषय से जुड़े हुए लोग जरूर हैं। और हम लोगों की सबकी इंस्पिरेशन क्या है, हम लोगों की एस्पिरेशन क्या है, क्या हम भारत की जनता से भिन्न हैं? तो जवाब है नहीं, हम भारत की जनता हैं। लेकिन भारत की जनता की एस्पिरेशंस क्या हो, हमारी दिशा क्या हो और देश को किस दिशा में लेकर चलना है, वो हमारे जिम्मे भी है। और उसका माध्यम हम सबके लिए भारत का संविधान है। और जब भारत के संविधान की बात हो, एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगी कि अधिकतर लोगों के मन में ऐसा विषय आता है कि राजनेताओं के लिए ये संविधान एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो कि है किसने कब क्या करना है, कब डिक्लेरेशंस भरनी है, कैसे चुनाव लड़े जाएंगे, कैसे राज्य के चुनाव होंगे, कैसे देश चलेगा, किस जज का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, जजेस की क्या व्यवस्था रहेगी, डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर क्या होगा, पानी का बंटवारा कैसे होगा। ये तमाम चीजें राजनीतिक व्यवस्था का रूप है। लेकिन एक सांस्कृतिक मंत्री होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगी कि ये धरोहर जो भारत का संविधान है वो केवल राजनीतिक व्यवस्था के लिए नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था भी है, लेकिन केवल राजनीतिक व्यवस्था के लिए भारत का संविधान नहीं है। भारत का संविधान भारत की सामाजिक व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए है और भारतीय समाज को बेहतर करने के लिए है। और इसीलिए संविधान की व्यवस्था के अनुसार जो वनवासी कल्याण से जुड़ी हुई विषय है वो इसमें है या नहीं? बताइए, है या नहीं? है। वनवासी कल्याण के अलावा महिलाएं बराबर का अधिकार रखती हैं, है या नहीं? है। हम सब लोग मिलकर भारत के विकास के लिए कार्यरत रहे, हम सबके क्या क्या कर्तव्य हैं वो इसमें है या नहीं? और कर्तव्यों के साथ ही गरीब, मजबूर, बेसहारा, बाकी किसी और व्यवस्था से पीड़ित लोग, उनके क्या अधिकार है वो भी इसमें है या नहीं? तो ये जो नियम है, ये जो संविधान है, इस संविधान का जो बहुत बड़ा लक्षण है वो लक्षण भारत के परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज व्यवस्था कैसी हो, भारत का वैभवशील इतिहास और भारत का वैभवशील भविष्य कैसा हो, उसकी रूपरेखा तैयार है। और उस रूपरेखा के तैयार होने के कारण मेरे को ये किताब नीरज जी ने एक उपहार के रूप में दी है, और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी इसको जरूर देखें। मैंने थोड़ा सा निगाह डाली और उस निगाह डालने में मुझे एक इसमें बहुत अच्छा एक राइटअप लगा, और ट्रू टू माय प्रोफेशन
मुझे लगा कि अभी वाला, पहले वाला नहीं, तो मैंने कहा मैं ये कुछ लाइनें जरूर पढ़ना चाहती हूँ। ये है अध्यक्ष अभिमत, जो कि 9 अगस्त 2019 को प्रोफेसर गोविंद प्रसाद, जो कि नेशनल बुक ट्रस्ट के अधिकारी हैं, उन्होंने लिखा है कि हस्तलिखित प्रतिभा भारत की 5000 वर्षों से अधिक की सुदीर्घ और अनवरत रूप से प्रवाहित सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विरासत को 28 निर्देश चित्रों द्वारा चित्रित किया गया है। अब मैं एक वकील होते हुए ये जरूर बता सकती हूँ कि जब हम लोगों को ने जिस दिन वकालत ज्वाइन की, तो पहले दिन हमको ये सिखाया जाता है कि अगर आप क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हैं तो सीआरपीसी 24 घंटे, सीआरपीसी कोड, क्रिमिनल कोड, नॉट इवन जस्ट सीआरपीसी कोड, क्रिमिनल कोड आपके हाथ में रहना चाहिए, जिसमें एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, आईपीसी 24 घंटे आपके हाथ में रहना चाहिए। सिविल की वकालत ज्वाइन की तो सीपीसी आपके हाथ में रहना चाहिए, और अगर आपने जनरल वकालत ज्वाइन की और एपेलेट कोर्ट में वकालत ज्वाइन की तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रति आपके हाथ में रहनी ही चाहिए। लेकिन हम लोगों को वो प्रति पढ़ने की इतनी आदत पड़ जाती है कि उस काले और सफेद पन्ने के ऊपर काले अक्षर के अलावा उसमें कहाँ का चित्र है, बहुत वर्षों तक हमें पता ही नहीं रहता। क्योंकि जो बाकी कमेंट्रीज भी हम पढ़ते हैं, फिर वही दुर्गा प्रसाद, कुछ भी आप पढ़ लीजिए, किसी भी बासु, दुर्गा प्रसाद बासु, कुछ भी पढ़ लीजिए तो उसमें चित्रांकन नहीं होता, उसमें काले अक्षर और सफेद पन्ने रहते हैं। लेकिन चित्र कितने अधिक महत्वपूर्ण है भारत की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाने के लिए, वही व्याख्यान इस प्रस्तुति में है। तो मुझे लगा कि ये आज बात करना अनिवार्य हो जाता है कि जब भारत देश की बात की जाए तो भारत देश की बात क्या हम सभ्यता से भिन्न होकर कर सकते हैं? क्या भारत का संविधान केवल राजनीतिक पेशकश करता है? क्या भारत का संविधान काले अक्षर सफेद पन्नों पर छपी हुई किताब है, या उससे अधिक भारत की आत्मा की प्रस्तुति करता है? और ये संविधान भारत की आत्मा की प्रस्तुति करता है, इसीलिए रेखा चित्र जो है वो देखना, या वो मेरे को लगता है कि अनिवार्यता, जिन लोगों ने जब भारत का संविधान लिखा तो उनकी मन दशा क्या रही होगी उसको भी चित्रित करता है। और इसलिए इस विषय को पढ़ना मुझे बहुत आनंददायी लगा, और मुझे लगा कि कभी समय होगा तो आप लोग भी इसको जरूर पढ़ें और देखने का प्रयास करें। अगली लाइन है, वस्तुतः संविधान निर्माता इस बात को जानते थे कि देश के निवासियों का जीवन देश की सांस्कृतिक अस्मिता और राष्ट्रीय गौरव के साथ जुड़ा है, तथा देश की पहचान केवल राजनीतिक व्यवस्थाओं से नहीं अपितु उसकी संस्कृति, परंपरा, मूल्य और राष्ट्रीय भावना से होती है। जिन सांस्कृतिक और राष्ट्रीय घटनाओं, महापुरुषों तथा भारत के जिन भौगोलिक रूपों को संविधान में चित्रांकित किया गया है, उनका संदेश हमें गहराई तक भारत के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए प्रेरित करता है। भारत की पहचान बनाने में जिन युग परिवर्तकों के महत् कार्य किया और उसके कारण भारत की पहचान बनी, संविधान उनका स्मरण कराता है। ये हमारी प्रेरणा, आस्था और विश्वास के आधार हैं। उन्हें तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के संकुचित या सीमित विचार अथवा छद्म धर्मनिरपेक्षता के सीमित दायरे में नहीं समझा जा सकता। भारत के जीवन को गढ़ने और उसे निरंतर चैतन्य बनाने में इन निर्दर्श चित्रों की अहम भूमिका सभी मजहबी और संकुचित सोच एवं सीमाओं से परे है। यह शोभ और आश्चर्य की बात है कि भारत के नागरिकों को भारत के संविधान के संबंध में तो बताया जाता है, पर भारत के संविधान में उकेरे गए चित्रों एवं उनके निहितार्थों के महत्व व जानकारी से अनभिज्ञ रखा जाता है। यह प्रसन्नता का विषय है कि इस राष्ट्रीय महत्व की पुस्तक में इसकी व्याख्या की गई है। तो मेरा आज का जो भाव है वो यही है कि भारत के गौरवमयी इतिहास, भारत की वैभवशाली परंपराएं, भारत के वीरों की गाथाएं, और अगर अंग्रेजी भाषा में कहूं तो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट
हमारे सिटीजन्स का, नागरिक का क्या होगा, हमारी सभ्यता और संस्कृति की नींव में गड़ा है और उसी नींव का व्याख्यान करते हुए भारत के संविधान को बनाया गया। मैं बैठे बैठे सोच रही थी और मुझे एक श्लोक याद आ रहा था। उस श्लोक की पहली दो पंक्तियां, अनेका प्रदेशा अनेका वेशा अनेकानि रूपाणी भाषा अनेका वयम कार्य अंतिम यात्रा भारतस्य भारती परम वैभव। यानी लास्ट की लाइन में थोड़ा सा त्रुटि है, लेकिन ये कहा गया कि भारत अनेक प्रदेशों का देश है, अनेक वेशभूषा हम पहनते हैं। हम सब वकील हैं, काली सफेद जरूर पहनते हैं, लेकिन जिन प्रदेशों से हम आते हैं वो सब अनेक वेशभूषा पहनते हैं और अनेक रूप हैं, हम सबकी शक्लें भी भिन्न हैं। और भाषा, जैसे कि चिदम्बरमेश्वर जी ने कहा कि भाषा, वो केरल से आते तो भाषा का अंतर है, तो 100 से ऊपर की भाषाएं हैं और उससे भी ज़्यादा जो है हमारी कहने की तरीके हैं उन भाषाओं की, जिसको हम डायलेक्ट्स कहते हैं। तो कई हजार डायलेक्ट्स का देश है। ऐसे देश को आज़ादी के बाद एक देश बनाए रखना और आज़ादी की लड़ाई को लड़ते रहना, हर दिन आज़ादी की लड़ाई है, उसके लिए जो भारत के संविधान का रूप नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि वो संभव था। अंग्रेजों ने जाने से पहले तो कह दिया था कि ये देश चलने ही नहीं वाला, ये देश खत्म हो जाएगा, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने ज्यादा प्रदेश हैं, इतने ज्यादा धर्म हैं, ये लोग कभी एक होके रह ही नहीं सकते। तो जो एकता, जो आधुनिक भारत का रूपांकन है, उसमें जो सबसे अधिक महत्व की वस्तु रही है वो भारत का संविधान रहा है, क्योंकि उस शासन प्रणाली ने, उस भारत की नींव ने हम सबको एक ही धागे में पिरोकर बांध कर रखा। और आज संविधान दिवस के मौके पर मुझे लगता है कि उस विषय को सोचना या समझना हम सबके लिए बहुत अनिवार्य है। और मेरी बात को आप बाद में गहराई से सोचें तो शायद आपको भी लगेगा कि जो मैंने कहा है वही विचार हम सब लोगों का रहने वाला है। एक और बात दिमाग में आई और वो बात यही थी कि रूल ऑफ लॉ, हम सब लोग फेमिलियर हैं कि भारत का संविधान हमको क्या देता है। भारत का संविधान हमको कानून की रेगुलेशंस देता है, रूल व्यवस्था देता है, व्यवस्था समाज की क्या रहने वाली है वो देता है, हमारे मौलिक विचारों को रेखांकित करता है और साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था क्या होगी उसकी भी जिक्र करता है। और जिस वैल्यू सिस्टम की बात दुनिया करती है, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की बात हो, वो सब इस किताब में लिखा हुआ है और ये हमें दिशा निर्देश देता है कि कानून ही सबसे बड़ा है। और इसलिए आज का दिन अगर हम सोचें तो आज का दिन एक पुण्य दिवस है, एक वकील होने के नाते नहीं बल्कि एक राजनीतिक रूप से दृष्टि रखने वाले व्यक्ति के नाते मैं ये कहूंगी कि भारत का संविधान आधुनिक भारत के लिए जितना महत्व रखता है, शायद इसीलिए आज का दिन मनाने की आवश्यकता है कि आज से 72 वर्ष पूर्व जिन लोगों ने भारत के लोगों ने भारत को ये उपहार दिया और इसको प्रियम्बल के माध्यम से अपने आप को स्वीकार करवाया, वो लोगों को सबको श्रद्धांजलि और उनकी याद करने का दिन है, जिसमें BR अम्बेडकर एक प्रमुख व्यक्ति रहे, जिनके नेतृत्व में संविधान की रचना हुई। और उसी संविधान की रचना ने आज हम सबको, मुझे चाहिए आज़ादी, मुझे आज़ादी संविधान के अनुसार चाहिए और वो आज़ादी मेरे पास है। संविधान के बाहर की आज़ादी मुझे नहीं चाहिए। मैं इस नियम में बंधकर आज़ादी चाहती हूँ, मैं इस नियम के अनुसार आज़ादी चाहती हूँ। और इस नियम में रहने का मतलब यही है कि मेरी आज़ादी दूसरों के अधिकार का हनन नहीं कर सकती। अधिकार और कर्तव्य के बीच का जो बैलेंस है वो इस किताब ने हमको दिया है और इसीलिए आज का दिन मनाना हम सब के लिए एक पुण्य दिवस के रूप में आवश्यक है।
और भारत की जो परंपराएं हैं और भारत की परंपराओं के अंदर, चाहे वो हमारी उपनिषदिक परंपराएं रही हो, चाहे वो हमारी वेदों की परंपराएं रही हो, उन सब परंपराओं के अंदर रिपब्लिक का जिक्र है, गणतंत्र का जिक्र है। उन सब के अंदर उन सब व्याख्यान है कि लोकतंत्र कैसा होता है। यहाँ तक कि महाभारत के अंदर इसका जिक्र है कि जब भीष्म तीरों की शैया पर लेटे हैं तो उनसे युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि भाई आप बताइए कि नॉर्थ में कैसा चलता है, उत्तर भारत में क्या है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे गणतंत्र हैं जो कि कोई राजा नहीं चलाता, वहां पे एक ग्रुप, एक लोगों का ग्रुप है जो उसको चलाता है, जो कि बहुत बहादुर लोग हैं और बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बहादुरी भी और बुद्धिमान भी, जो कि नियम अनुसार अपने राज्यों का पालन पोषण करते हैं और वही गणतंत्र है। तो लोकतंत्र की नींव गणतंत्र में, और गणतंत्र भारत का किसी, बहुत लोग ये जानते नहीं है कि लोकतंत्र और गणतंत्र की जब बात आती है, कोई ग्रीक सिविलाइजेशन, कोई और सिविलाइजेशन की बात करता है, लेकिन कोई, और हमको कहा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन भारत सबसे पुराना लोकतंत्र है, इस विषय में शायद कोई बात नहीं करता। एक बृहदारण्यक उपनिषद का सूत्र है जो मैंने निकाला था, तो अभी मेरे को दिया, तो मैं वो पढ़ के बताती हूँ आपको। तदेत तत् श्रस्य क्षत्रम यद धर्मः तस्माद् वे मार्ता परम न अस्ति अथो अबलियान बलिस्यांसा समाशेष धर्मेण यथा राजा एवं, जिसका मतलब है कानून और नियम सम्राटों का भी सम्राट है, राजाओं का भी राजा है। राजा किस तरह से काम करेंगे वो नियम तय करता है। और हमारी परंपराओं के अंदर जब भी राज्याभिषेक होता था तो उस राजा के सिर पर जो ब्राह्मण होते थे, जो गुरु जिनको कहा जाता था, जो ज्ञानी व्यक्ति थे, वो 5 बार उसके सर पर डंडा मारते थे, बेटन जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं, वो बेटन उसके सिर पे लगाया जाता था। और 5 बार उसको कहा जाता था कि वो संस्कृत में श्लोक उच्चारण के माध्यम से कहता था कि मैं सबसे बड़ा हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो डंडा पड़ता था और कहा जाता था कि नहीं, कानून मेरे से बड़ा है और कानून अनुसार मैं काम करने वाला हूँ। तो यही प्रतिज्ञा कि कानून हमारे में सबसे बड़ा है और कानून अनुसार सब देश, परंपरा, राजा और सब लोग चलेंगे, वही शायद लोकतंत्र की सबसे बड़ी देन है। और इस बृहदारण्यक उपनिषद की कहावत सूत्र के बाद मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, और संविधान ही हम सबका राजा है, ऐसा मैं मानती हूँ और ऐसा हम सब मानते हैं। और इसीलिए संविधान दिवस हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। अरे वकीलों वाली आवाज नहीं है, ये तो डिफेंस काउंसिल की भी आवाज नहीं है। हम तो प्रोसिक्यूटर्स बैठे हैं। भारत माता की। वो पीछे से आवाज आ रही है कि वर्चुअल की चक्कर में सबकी आवाज बंद हो गई है। तो ये समझ लो कि आप सबका कार्यक्रम वर्चुअल जा रहा है, लेकिन उसके लिए आवाज तेज चाहिए। भारत माता की जय हिंद, जय भारत।